सीएम चेहरे पर महामंथन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दिल्ली को अब अपनी छावनी बना लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम चेहरे और सरकार बनाने की रणनीति के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। क्या है अब कांग्रेस का अगला प्लान और क्या निकलेगा दिल्ली से? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा प्लान। अब जरा ये देखते हैं इस सेगमेंट में हम की प्लान क्या हो रहा है। भाजपा की भी बात करेंगे ऑफ कोर्स हम लोग जी। राजेश, कुछ बड़े नेता प्रदेश के इस समय जब हम लोग खबरें तलाश रहे हैं, लोग सूचना चाह रहे हैं जी, तो वो दिल्ली के प्रवास पर हैं। ये कौन कौन नेता शामिल हैं इनमें? बिल्कुल सही। देखिए, हिमाचल प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है और अब सिर्फ रिजल्ट का इंतजार हो रहा है अग्निहोत्री जी। 8 दिसंबर का इंतजार हो रहा है। इस बीच हिमाचल के नेता दिल्ली चले गए हैं और दिल्ली जाने की 2 वजह इसमें साफ तौर पे सामने आ रही हैं। पहला ये कि केंद्रीय नेताओं से मुलाकात वहां करके हिमाचल का जो चुनाव हुआ उसको लेकर फीडबैक जिस तरह की रही वो देने की कोशिश इन दौरों के माध्यम से होगी। और दूसरा, क्योंकि दिल्ली महानगर निगम चुनावों का बिगुल बज गया है, वोटिंग वहां होनी है, तो पार्टी कैंडिडेट्स के लिए प्रचार और प्रसार के लिए भी हिमाचल के, चाहे बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, नेता दिल्ली चले गए हैं। कांग्रेस से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह दिल्ली पहुंच गई हैं। चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच गए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर अभी 2 दिन पहले हमने इसी कार्यक्रम में चर्चा की थी, दिल्ली में उन्होंने तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की। घुमारवीं से पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राजेश धर्माणी, दिल्ली में वो भी डटे हुए हैं। बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पिछले कल दिल्ली चले गए हैं, उसके बाद उनके कार्यक्रम तय वहां हो रखे हैं। इसी तरह बीजेपी के संगठन के नेता, तमाम बड़े नेता सभी दिल्ली चले गए हैं। अब दिल्ली में सभी नेता डेरा डाले हुए अग्निहोत्री जी। और हिमाचल प्रदेश की राजनीति को हम जिस तरह से देखें, चर्चा बेशक हिमाचल में है लेकिन रणनीति दिल्ली में तय हो रही है, चाहे बात बीजेपी की है चाहे फिर कांग्रेस की है। जी राजेश, हमारे सेगमेंट का स्कोप भी वही है, उसी पे हम चर्चा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं आपके जरिए। राजेश, कांग्रेस की ही बात कर लेते हैं। खैर, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री या बाकी जो नेता हैं वो ज्यादातर अभी यही सुनने में आ रहा है कि वो प्रचार में व्यस्त हैं, जो एनसीडी के इलेक्शंस होने हैं वहाँ पे जितने हिमाचल से मिल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से आपने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी वहाँ पे जी। और प्रचार समिति के जो अध्यक्ष हैं इस समय, इलेक्शन तो खैर हो चुके हैं जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी दिल्ली में ही हैं। बिल्कुल। किनसे आप इसमें ये बताइए जरा, ये किनसे मिलने का प्रोग्राम है, किस नेता से मिलने गए हैं अगर वो ये दिल्ली में हैं? जी बिल्कुल सही है। देखिए, दोनों ही नेताओं का जिस तरह का शेड्यूल है, मुलाकात हो रही है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से। प्रतिभा सिंह भी उनसे मिल रही हैं, साथ ही साथ सुखविंदर सुक्खू भी उनके साथ हैं। और 2 तरह की चीजें हैं अग्निहोत्री जी। प्रतिभा सिंह उनसे मिल रही हैं, इसके बाद अगला प्रोग्राम उनका प्रियंका गांधी से मुलाकात है, फिर हिमाचल के चुनाव प्रभारी राजीव शुक्ला से वो मुलाकात करेंगी। तो सीनियर और बाकी भी सीनियर लीडर जितने भी कांग्रेस के हैं उनके साथ इन दोनों नेताओं के जो ये कार्यक्रम है ये तय हो रखे हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश के लिए 3 नेता, केंद्रीय नेता कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के लिए इस नाजुक दौर में बड़ी अहमियत रख रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि गुजरात में भी चुनाव चले हुए हैं, प्रक्रिया वहां चल रही है, तो वहां वो बिजी हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए वक्त मुश्किल है। लेकिन प्रियंका गांधी और राजीव शुक्ला दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका हिमाचल प्रदेश में रही है, क्योंकि पूरा इलेक्शन कैंपेन कांग्रेस ने ये जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ा, इन दोनों के चेहरों के दम पे हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ा। प्रतिभा सिंह गई है दिल्ली, संगठन की पूरी जानकारी देंगी कि संगठन में किस तरह से कांग्रेस ने कितनी ताकत और शिद्दत के साथ ये चुनाव इस वक्त लड़ा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष रहे कांग्रेस के लिए, वो चुनाव प्रचार के दौरान क्या दिक्कतें आई, क्या पार्टी की मैनेजमेंट हुई, किस तरह से परेशानियां कहां से निकली, कैसे संगठन आगे बढ़ा, ये तमाम तरह की फीडबैक वहां दिल्ली में केंद्रीय नेताओं को देने जा रहे हैं। अहम मुलाकात है, आने वाले दिनों में बहुत कुछ दिल्ली से निकल के सामने आएगा अग्निहोत्री जी। जी बिल्कुल सही है, दिल्ली से ही डिसाइड होगा, हाईकमान दोनों ही पार्टियों की दिल्ली, वहां के बिना तो कुछ नहीं होगा। राजेश जी, अभी आप बता रहे थे, आपने सरसरी तौर पे बताया कि क्या क्या करने वाले हैं, किन मुद्दों पे चर्चा होने वाली है। हमने डिस्कस कर लिया किस नेता से मिलने वाले हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नए निर्वाचित अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ प्रियंका गांधी की बात कर लीजिए तो वो तो अब स्टार आइकन थी, यहाँ पे स्टार प्रचारक हैं रही हैं। और अब ये भी माना जा रहा है
कि अगर कांग्रेस जीतती है तो नई सरकार के गठन में भी उनकी भूमिका बड़ी हो सकती है। जी अच्छा राजेश, आपने तो जो बताया उसके अतिरिक्त और किन मसलों पे चर्चा हो रही है इन नेताओं की? देखिए ये तो सही है कि है ना, दोनों हैं तो इस सरसरी तौर पे तो ये बात होगी ही जी, पर और क्या मसले? क्योंकि ध्यान दें पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की ओर से कहीं कुछ कहा गया है, बिल्कुल, और है ना जी को पर्यवेक्षक बुलाने की बात हो चाहे कुछ और, ऐसे समय में जब दिल्ली गए हैं दोनों बड़े नेता, तो क्या क्या चर्चा हो? बिल्कुल, देखिए अभी तक तो हमने संगठन की चीजें वो बताई हैं जो फीडबैक सिस्टम कांग्रेस ने एक बनाया हुआ है। हर राज्य में उनका ये सिस्टम है कि चुनाव के बाद केंद्रीय नेताओं को रिपोर्ट की जाती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मसले दो हैं अग्निहोत्री जी। पहला जो सिनेरियो इस वक्त बन रहा है वो बन रहा है 8 दिसंबर के पहले की परिस्थितियां पार्टी के लिए जिस तरह की हैं, उन परिस्थितियों को टटोल लेते हैं। क्या है कांग्रेस को, क्योंकि इस वक्त उम्मीद है कि जनता ने जिस तरह का समर्थन कांग्रेस को लग रहा है, चाहे उनका फीडबैक सिस्टम से लग रहा है, चाहे नेताओं के जितने भी आगे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो उनको बता रहे हैं, बूथ वाइज कैलकुलेशन वहां की जा रही है, वहां से कांग्रेस को यह लग रहा है कि हिमाचल के इन चुनावों में कांग्रेस बड़ी सुखद स्थिति में है, जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस को एक डर है, एक आशंका है। वो आशंका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस को आशंका है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकते हैं, और ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकते हैं तो 15 विधानसभा क्षेत्रों की जहां तक बात है, कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम के बाहर अपने तंबू गाड़ दिए हैं ताकि हर गतिविधि पर वहां नजर रखी जा सके, किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई भी आशंका वहां पैदा ना हो। जनता ने जो समर्थन कांग्रेस को दिया है हूबहू वही नतीजों में कन्वर्ट हो, ऐसी कांग्रेस को एक उम्मीद है और ऐसा एक डर है कांग्रेस को छेड़छाड़ ईवीएम से हो सकती है। इसके लिए वो बाकायदा केंद्रीय नेतृत्व से एक मांग कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार पर, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक पर्यवेक्षक हिमाचल प्रदेश में तैनात किया जाए ताकि वो हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियों को बराबर दिल्ली केंद्र सरकार के सामने रखे या चुनाव आयोग के सामने प्रभावी तरीके से रखे, ताकि एक दबाव बना रहे और ईवीएम से किसी भी स्तर की, किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ ना हिमाचल प्रदेश में हो पाए। ये 8 दिसंबर से पहले की परिस्थितियां जिस तरह की कांग्रेस की हैं, इनकी भी एक तरह से रिपोर्टिंग करने की बात दिल्ली में हो रही है। पर्यवेक्षक की तैनाती की बात दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से या हाईकमान से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष दोनों कर रहे हैं अग्निहोत्री जी। जी बिल्कुल सही कहा, और साथ ही साथ कांग्रेस का अपने नेताओं से भी कहना है, अपने हाईकमान से भी, कि आप भी किसी को भेज दीजिए जी, हमारे लोग कल को जीते हैं तो उनको पहले से हम एकजुट रख पाए, है ना, जो कि एंटी डिफेक्शन की बात या आशंका कांग्रेस जताती रही है। राजेश, आपने ये बताया, और अब 8 तारीख के पहले के गणित पे आपने चर्चा की, 8 तारीख के बाद के लिए क्या प्लानिंग है, कुछ ऐसा भी है? बिल्कुल सही है। देखिए 8 दिसंबर के बाद के हालात, क्योंकि देखें नतीजे उस दिन तय हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, नतीजे जब आ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को यह लग रहा है कि 8 दिसंबर के बाद भी जिस तरह का बीजेपी का एक माहौल पूरे देश भर में रहता है कि सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है, हर एंड पे बीजेपी के, कांग्रेस के आरोप रहते हैं इस तरह के, उसी चक्कर में कांग्रेस को यह डर है 8 दिसंबर के बाद कि उनके जितने भी विधायक चुन के आएंगे, जनता जिनको चुन के भेजेगी, बीजेपी उनको तोड़ने की भरपूर कोशिश करेगी। चाहे इसके लिए लालच दिया जाएगा, चाहे ईडी के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, या कुछ और तरीके, कुछ अहम पद देने का ऑफर बीजेपी दे सकती है। तो इस तरह से उस जनादेश को प्रभावित करने की बीजेपी कोशिश कर सकती है। अगर कहीं नेक टू नेक फाइट हुई 33-34 और 31-32 का आंकड़ा सीटों का अगर फंस जाता है तो वहां से परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है, इसकी चर्चा भी केंद्रीय नेतृत्व के साथ हिमाचल प्रदेश के दोनों ये दिग्गज कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखें कांग्रेस अगर प्रचंड जीत के हिमाचल प्रदेश में दर्ज कर लेती है तो फिर अगली चुनौती कांग्रेस की होगी प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने की। और मुख्यमंत्री के लिए क्योंकि जिस तरह का माहौल बनना है, कौन कौन से लीडर उसके लिए काबिल हैं, किन लीडर्स ने इन चुनावों में अपने विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ के पूरे प्रदेश में पार्टी के पक्ष में प्रचार किया, किस लीडर के साथ कितने आगे विधायक और समर्थक हैं, कौन चर्चित चेहरा प्रदेश का है, किस तरह के जातीय समीकरण, वर्गीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण हिमाचल प्रदेश के रहते हैं, कैसे कांग्रेस आने वाले दिनों में और मजबूत हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। ये 8 दिसंबर के बाद का एक तरह का सिनेरियो है। पहले चीफ मिनिस्टर की सिलेक्शन को लेकर चर्चाएं होंगी, फिर उसके बाद कैबिनेट को लेकर चर्चाएं होंगी, और बहुत सारे संवैधानिक पदों को लेकर भी जिस तरह का माहौल कांग्रेस बनाने की कोशिश करेगी उसको लेकर केंद्रीय जो नेतृत्व है उसके साथ चर्चाओं का दौर चल पड़ा है। क्योंकि यहां से आप ये देखिए कि 2024 में कांग्रेस ने दिल्ली की जो लड़ाई लड़नी है, दिल्ली की सत्ता की जो लड़ाई लड़नी है, उसका रास्ता हिमाचल प्रदेश से जो निकलेगा वो कांग्रेस
कांग्रेस के लिए एक बूस्टर डोज की तरह तैयार होगा, क्योंकि संदेश कांग्रेस के लिए यहां से जाएगा कि कांग्रेस आ रही है। जी बिल्कुल राजेश, आपने सही कहा। कांग्रेस कुछ इन्हीं चीज़ों पे गोलबंदी कर रही है, इलेक्शन से पहले, रिजल्ट से पहले भी और रिजल्ट के बाद भी। सही कहा राजेश आपने। एक ऑप्शन और भी बचता है कि हाई कमान भी से चुन लें। सबसे बड़ी बात तो वहाँ पे भी आएगी। राजेश सही कहा आपने। अच्छा, ये तो बात हो गई कांग्रेस अभी चर्चा क्या कर रही है, किस किस मुद्दे पे बात कर रही है। जैसे ऑपरेशन लोटस आप जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे, जिसके आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस की ओर से, विपक्षी दलों की ओर से केंद्रीय स्तर पर, उसकी आशंका को देखिए सामने लाए जा रहे हैं। सही है राजेश, एक और चीज़ अगर आप देखें, आपने पहले भी जिक्र किया ईवीएम मशीन्स को लेके कि वो भी दिल्ली में चर्चा होगी। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से बार बार कहा जाता है कि देखिए ये मशीनें जो हैं ये मतलब इनसे कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती सही है ना। कई बार वो दिखाते भी हैं खैर, लेकिन फिर भी जो आशंका बनी रहेगी उसको एड्रेस भी करना जरूरी होता है। पीछे कांग्रेस ने कहा कि देखिए जी हमें कुछ थोड़ा वो है, तो आप देखिए मुख्य चुनाव अधिकारी हिमाचल के हैं, उन्होंने जगह जगह, वो अभी भी दौरे पे हैं शायद, है ना, वो देख रहे हैं वहाँ पे कि कोई कहीं से भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। फिर कांग्रेस ने जो कहा तो वो कई जगह आपने भी कल अपने कार्यक्रम में बताया था इसी में कि वहाँ पे तंबू लगा के बैठे हैं, डटे हुए हैं जहाँ पे भी ईवीएम्स रखी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस मसले पे सामने आ गई है और उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई है। राजेश, क्या मामला क्या है ये? बिल्कुल सही है। देखिए कांग्रेस ने तंबू गाड़ दिए हैं और तंबू आज भी कांग्रेस ने गाड़ दिया है शिमला की रामपुर विधानसभा सीट पे। वहां भी कुछ गड़बड़ी की आशंका है। हालांकि 3 लेयर सिक्योरिटी की बात सरकार भी करती है और चुनाव आयोग भी कर रहा है कि संभव ही नहीं है टेम्परिंग का, जिस तरह का इशू कांग्रेस उठा रही है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीसीटीवी के साथ साथ तमाम तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम चुनाव आयोग ने कर रखे हैं। लेकिन फिर भी आशंका है और आशंका इस तरह से आगे फूटे ना, क्योंकि रामपुर का घटनाक्रम जिस तरह से हुआ, अग्निहोत्री जी जो प्राइवेट गाड़ी में जब ईवीएम पाई गई थी, वहां से कांग्रेस को एक डर सता रहा है या चिंता सता रही है, वो वाजिब भी हो सकती है। अब इसको देखिए बीजेपी चुनाव आयोग के पास पहुंच रही है इसी शिकायत को लेकर कि कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर जिस तरह का हो हल्ला मचाया हुआ है प्रदेश भर में, वो एक तरह से गलत है। और इसमें चुनाव आयोग के जो तय निर्देश हैं, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है चुनाव आयोग के पास कांग्रेस की शिकायत लेकर जा रही है। चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं जो बीजेपी कह रही है कि स्ट्रांग रूम यानी कि वो क्षेत्र जहां पे ईवीएम रखी जाती हैं, और उस दिन क्योंकि जब ईवीएम रखी जाती हैं तो उस वक्त पूरा प्रशासनिक अमला वहां होता है, दोनों पार्टियों के जितने जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं वहां होते हैं, उनकी मौजूदगी वो में सील किया जाता है और सिर्फ जो मतगणना जब होती है उसी दिन स्ट्रांग रूम खुलता है। उसी स्ट्रांग रूम के आसपास एक व्यवस्था चुनाव आयोग ने बनाई है कि 200 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं रह सकता है, नहीं ठहर सकता है। तो अब क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह के स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू गाड़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि 200 मीटर के दायरे की जो एक सीमा बांधी गई है उसका उल्लंघन कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां कर रहे हैं। वो 200 मीटर के दायरे से बहुत अंदर हैं, इसीलिए चुनाव आयोग के पास कांग्रेस की शिकायत लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। अग्निहोत्री जी, आपने की तो हम भी करेंगे, है ना जी। हालांकि ये कहा गया है बार बार राजेश एक्सपर्ट्स की ओर से भी कि इस मशीन के साथ फिजिकली जब तक इसको खोला नहीं जाए, क्योंकि सील बंद होती है, तब तक इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता है, मतलब इसको कुछ भी इसमें से डाटा नहीं लिया जा सकता है। और सील कब खुलेगी? जब मतगणना होती है, उससे पहले वैसे सवाल पैदा नहीं होता है। और ये भी कहा जाता है कि इसको रिमोटली एक्सेस नहीं किया जा सकता है, सही है, हैक नहीं किया जा सकता है, चाहे इंटरनेट या किसी भी विधि से, तो आप रिमोटली भी इसके साथ गड़बड़ नहीं कर सकते। पर खैर, फिर जो भी आशंका है वो एड्रेस तो करनी ही होती है चुनाव आयोग के। अच्छा राजेश, हम कल पोस्टल बैलेट पे चर्चा कर रहे थे, दर्शकों को फिर बता दें, पोस्टल बैलेट वो होते हैं जो प्रदेश के कर्मचारियों को, या फिर आप ये कहिए कि हमारे फौजी भाई जो बाहर हैं उनके लिए एक व्यवस्था होती है कि आप ये पोस्टल बैलेट लीजिए और फिर आप टिक करिए, आपको जो भी होता है, जो भी उस पे सिस्टम होता होगा, हाँ, कैंडिडेट कौन सा आपको चाहिए, किस पार्टी का, और आप डाक के जरिए उसे भेज दीजिए। या शायद ऐसा भी होता है कि आप संबंधित जो रिटर्निंग सॉरी ये जो एसडीएम ऑफिस होते हैं, शायद ये भी कोई व्यवस्था है कि वहां बाई हैंड भी दे सकते हैं। ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है राजेश, क्योंकि देखिए कर्मचारी काम में लगे होते हैं, बिल्कुल, तो उन्हें वहां तो वोट डाल भी नहीं सकते हैं वो। पर राजेश, इस पे ना बुद्धिजीवियों की तरफ से और समाज के कुछ वर्गों ने कंसर्न घोषित किया है। अब देखिए क्या चुनाव आयोग ने व्यवस्था दी है कि 5 दिसंबर शाम 6-7 जितने भी बजे तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं हो सकता है। सही है।
एग्जिट पोल क्यों उस समय तक नहीं हो सकता, क्योंकि गुजरात में उस दिन अंतिम दिन तक वोटिंग होती है। मतलब इसका ये है, बुद्धिजीवियों का कहना है कि इसका अर्थ ये होता है कि अंतिम वोट डाल चुके हों, उसके बाद कोई वोट नहीं डालना हो, फिर क्योंकि फिर किसी के प्रभावित होने की शंका या आशंका नहीं रहती है। राजेश, एक ऐसा ही सुझाव हिमाचल के लिए आया है कि चुनाव आयोग से दरख्वास्त की है कुछ वर्गों ने कि चुनाव आयोग तक किसी भी तरह से बात पहुंच जाए। राजेश, क्या सुझाव है और क्यों दिया गया है? बिल्कुल सही है। देखिए, जो पोस्टल बैलेट कर्मचारियों के लिए दिए वो हिमाचल प्रदेश के भीतर जितने भी कर्मचारियों, खासकर उनके लिए सुझाव है अग्निहोत्री जी, क्योंकि प्रदेश के बाहर जो कर्मचारी हैं, फौजी हमारे भाई हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं या कई दुर्गम इलाकों में बैठे हैं या कई जगह दूर जहां बैठे हैं, उनके लिए तो माध्यम है कि वो तो डाक के थ्रू ही भेज पाएंगे और वो व्यवस्था भी इस तरह से करते हैं कि समय रहते मेरा मत पहुंच जाए। अब हिमाचल प्रदेश के भीतर जितने भी कर्मचारी इस चुनावी प्रक्रिया में जुटे हुए हैं, चाहे और कोई किसी इसमें लगे हुए हैं, उनके लिए जिस तरह की बैलेट पेपर का प्रावधान ये कर रखा है, ये इसीलिए कर रखा है ताकि वो 8 दिसंबर, यानी कि अभी का मैं उदाहरण दूं, 8 दिसंबर सुबह 8 बजे से पहले पहले उनके लिए व्यवस्था चुनाव आयोग ने बनाई है कि वो अपना जो मतदान है, जो बैलेट पेपर उनको दिया गया है, उसको कंसर्न ऑफिसेज में पहुंचा पाए। अब हिमाचल प्रदेश में देखिए दो तरह की परिस्थितियां हैं। 5 दिसंबर का उदाहरण आपने दिया कि 6 या 7 बजे तक जो भी है वहां एग्जिट पोल की प्रदेश में व्यवस्था, उसके बाद शुरू हो जाएगा एग्जिट पोल। हिमाचल प्रदेश के भीतर जो कर्मचारी बैठा है, पहली चीज उसके लिए कम से कम 5 दिसंबर से पहले पहले वोटिंग का एक सुझाव आया कि उनकी वोटिंग 5 दिसंबर से पहले पहले हो जानी चाहिए। शाम 5 बजे तक मिल जाए किसी भी माध्यम से, चाहे वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन है या डाक के द्वारा है या खुद जाके वो ऑफिस तक जहां व्यवस्था बनाई गई वहां तक अपना मत या अपना वोट पहुंचा दें। पोस्टल बैलेट जो है उनका चाहे डाक से भेजे चाहे बाय हैंड दें। अब क्यों पहुंचा दें? क्यों निहायत ये जरूरी हो रहा है? क्योंकि 5 दिसंबर को 5 बजे के बाद एग्जिट पोल के रुझान आना शुरू हो जाएंगे और 8 को क्योंकि रिजल्ट आएंगे, 5, 6, 7 3 दिन है अग्निहोत्री जी, जिसमें कर्मचारी ये भी देख सकता है कि यह हिमाचल प्रदेश में रुझान तो इस पार्टी की सरकार बनने के आ रहे हैं, तो मैं इस पार्टी के, फिर उसका मत प्रभावित हो सकता है और वो मत प्रभावित हो सकता है, इसलिए वो मत प्रभावित ना हो, वो व्यक्ति प्रभावित ना हो, इसलिए वो कर्मचारी का मतदान 5 दिसंबर 5 बजे से पहले पहले वो बैलेट पेपर पहुंच जाना चाहिए। दूसरी चीज इसमें महत्वपूर्ण ये है कि कई केसेस में ऐसा देखा गया है, कई बार इसकी शिकायत आरोप लगते रहे, शिकायत तक हुई है कि कुछ कर्मचारी राजनीतिक दल के नेताओं को जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको अपने बैलेट पेपर तक दिखा देते हैं कि देखिए रुझान आने के बाद मतलब 5 तारीख को जो एग्जिट पोल शुरू हो जाएंगे, आपका कहना है कि कोई ऐसा आरोप ऐसे लगते रहे कि 6 को कोई कैंडिडेट के पास जाएगा कि आप जीत रहे हैं, ये देखिए मैंने आप जीत रहे हैं, ये देखिए मैंने आपको वोट दिया है, ये मैंने जो भी टिक किया, जो भी व्यवस्था बाहर रहती है वो उनको दिखा सकते हैं। तो फिर एक स्वस्थ परंपरा लोकतांत्रिक हमारे सिस्टम की कहां बची है? इसीलिए प्रदेश के बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि जितने भी कर्मचारी वर्ग के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है, इनके लिए 8 दिसंबर की बजाय सरकार को इस तरह की व्यवस्था, ये चुनाव तो हो गया लेकिन आने वाले चुनावों के लिए इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस दिन एग्जिट पोल का जब ये वक्त जो मुकर्रर होता है, वहां से जब वो चीजें एग्जिट पोल के रुझान आना शुरू हो जाते हैं, उससे ठीक पहले 5 बजे तक की ही व्यवस्था वोटिंग की और वो वोट पहुंचाने की व्यवस्था हो जानी चाहिए। इससे मत प्रभावित नहीं होगा, इससे कर्मचारी प्रभावित नहीं होगा और इससे कर्मचारी और नेता के बीच जिस तरह का एक रिश्ता डेवलप हो जाता है, एक प्रेशर गेम जिस तरह की बन जाती है, वो भी प्रभावित नहीं होगी और स्वस्थ लोकतंत्र की या स्वस्थ वोटिंग की जो परंपरा रही है वो भी कायम रहेगी। जी राजेश, बिल्कुल। देखिए ये जो देखिए अब 12 से नवंबर को वोट डाले हैं, उससे पहले ही बैलेट पेपर जो होता है वो कर्मचारी के पास होता है ना, तो बहुत, और अपने विधानसभा क्षेत्र में तो डालना होता है कर्मचारियों ने, तो ये है। और राजेश, ऐसा भी मांग उठाई जा रही है कि देखिए जी, अगर ऑर्डर है तो उनको अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे दिन हैं 5 दिसंबर 5 बजे तक के, तो चुनाव आयोग अगर ठीक समझे इस चीज को, विचार करे और इसको सही समझे तो ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है। ये फैसला तो चुनाव आयोग को ही लेना है राजेश। हमने सिर्फ अपने कार्यक्रम के माध्यम से उन जो एक सुझाव आ रहे थे, हमने उसे सिर्फ आगे पहुंचाने का काम किया है बाकी जनता तक।